दोस्तों, पिछली यूनिट में हमने प्रागैतिहासिक कालीन कला शैली के बारे में जाना था। कैसे वहाँ के शैल चित्र थे, किस किस प्रकार की वहाँ पर हमको खुदाई के द्वारा वस्तुएं प्राप्त हुई। आज हम सेकंड यूनिट को देखेंगे जिसका टाइटल है सिंधु घाटी की कलाएं। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, उस समय जो कला शैली का जन्म हुआ उसके बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है इसका पीरियड कब से कब तक रहा। तो इसका पीरियड रहा ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध से इसका पीरियड माना जाता है। इसका सहस्त्र का मतलब होता है 1000 साल। यहाँ पर यदि ईसा मसीह का जन्म हुआ तो इसके लगभग 3000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं और उसके उत्तरार्ध का टाइम। यहीं पर सिंधु घाटी कला शैली का विकास होता है। और भी सरल शब्दों में यदि इसके हम पीरियड की बात करें तो ईसा पूर्व 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक इसका टाइम माना जाता है। अब हम बात करते हैं जब इनकी खोज की गई इस कला शैली की तो हमें क्या क्या चीज़ मिला। तो हमें मिली प्रतिमाएं मिली, मोहरें मिली, हमें बर्तन मिलते हैं मिट्टी के, और गहने मिले हमको, और पकी हुई मिट्टी के बर्तन। इतनी सारी चीज़ों की हमें प्राप्ति होती है इस समय की कला शैली से। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि सिंधु घाटी की जो कला शैली उसकी विशेषताएं आप बताइए, तो 3 प्रमुख पॉइंट तो आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कलात्मक सूझबूझ, मतलब उन्हें कला की सूझबूझ थी और उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी थी। अब आप सोच लीजिए कि इस समय में मूर्तियों की ढलाई चालू हो गई है, इस समय में लोगों ने सूत काटना आरंभ कर दिया है, तो आप उनकी कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति की आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय भी लोग कितने आगे थे। सेकंड विशेषता है स्वाभाविक रूप। चाहे आप चित्र देख लीजिए, चाहे आप मूर्तियां देख लीजिए, गहने, बर्तन, आभूषण, कुछ भी देख लीजिए, पर्यावरण में जो चीज़ जैसी दिखाई दे रही है बिल्कुल उसको स्वाभाविक रूप में वैसा ही आपको देखने को मिलेगी। अंग सेम टू सेम रहेंगे, एकदम स्वाभाविक, असली दिखने वाले। तो इन्होंने अपनी कला में स्वाभाविक रूप दिया है। अब चीज़ें सावधानी के साथ में और बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ के साथ में बनाई गई हैं, इसीलिए चीज़ें हमको परफेक्टली दिखती हैं। अब हमें जो यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं उनके बारे में अध्ययन करना है कि किस प्रकार की हैं। यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कम है, लेकिन यदि हम कला की दृष्टि से इनको देखें तो इनकी कला बिल्कुल हाई क्लास की, उच्च कला शैली है। दूसरी विशेषता ये है कि ये 3D में है, 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें हम इन मूर्तियों में देखते हैं। अब यदि हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी मूर्तियां हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही हैं, पहला तो एक है पुरुष धड़, एक पुरुष धड़ है, और दूसरी जो मूर्ति है वो है दाढ़ी वाले पुरुष की। दाढ़ी वाले पुरुष की जो मूर्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। अब एक एक करके हम इनके विशेषताओं को देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहली मूर्ति के बारे में। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं छाती तक बनाई गई है, इसीलिए इसको आवक्ष कहा गया है, इसलिए इसको दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति कहा गया है। यदि हम इसके मेटल की बात करें या फिर मटेरियल की बात करें तो ये सेल खड़ी से बनी है। ठीक है, ये सेल खड़ी से
बनी हुई है, एक प्रकार का पत्थर होता है। इस चित्र को यदि देखकर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी हो सकती है, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो आँखें हैं वो बंद हैं, मतलब ध्यान मुद्रा में दिखाई दे रहा। इन्होंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है। इससे तो हमें यही अंदाज लगा सकते हैं कि ये किसी धार्मिक व्यक्ति की मूर्ति है। यदि आपसे पूछा जाए कि दाढ़ी वाले पुरुष की जो आवाक्ष प्रतिमा है वो किसकी है, तो आप बता सकते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति की। ये आप देख रहे हैं कि शाल ओढ़े हुए हैं, और ये जो इसमें त्रिफुलिया आकृति बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से त्रिफुलिया आकृति बनी हुई है इसकी शॉल में। और यदि हम बात करें कि इसने शॉल को कैसे ओढ़ा है, तो इसका ये वाला कंधा हो गया लेफ्ट वाला और ये हो गया राइट वाला। तो लेफ्ट वाले में हम देख रहे हैं कि ये शाल ऊपर से ओढ़ी गई है और राइट वाले कंधे के नीचे से इसको ओढ़ा गया है। और नाक की बात करें तो इसकी नाक बहुत ही सुंदर है। होंठ इसके उभरे हुए हैं और जिनके बीच में एक गहरी रेखा है, यह आपको ध्यान में रखना है। दाढ़ी बिल्कुल उभरी हुई अवस्था में हमको दिखाई दे रही हैं, और कान जो हैं सीप के आकार के यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। और बाल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मांग जो स्पष्ट हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर बीच में मांग निकली हुई है। एक बात और है जो इसमें एकदम क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन इनके जो सिर है इसके यहाँ से इस प्रकार से इन्होंने एक फीता बांधा हुआ है, सिर के चारों ओर एक फीता बांधा हुआ है सादा। और यदि हम गर्दन की बात करें, गर्दन में हमको क्या दिखाई दे रहा है, गर्दन में हमको चीज़ें क्लियर तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया किताब में कि इसकी गर्दन पर चारों ओर जो है छेद बनाए गए, छेद बने हुए हैं। इससे ये लगता है कि इसने गर्दन में इस प्रकार से हार पहने हुए हैं। तो ये तो थी हमारी दाढ़ी वाले पुरुष की आवाक्ष मूर्ति। उसकी हमने विशेषताएं देखी, किससे बना है, उसकी आकृति कैसी है। एक चीज़ और छूट गई है, इसकी जो ये राइट वाली भुजा है यहाँ पर एक बाजूबंद बंधा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रमुख स्थलों की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ के हमको जो प्रमुख स्थल खुदाई में प्राप्त हुए हैं वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, दोनों ही स्थान कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा हमारा सिंधु नदी के उत्तर में है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित है। अब यदि हम फिर से पूछा जाए सिंधु घाटी के जो प्रमुख स्थल हमको प्राप्त हुए हैं उनकी विशेषताओं के बारे में लिखिए, तो इनके यदि हम नगर नियोजन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत नगर नियोजन किया गया है। रहने के लिए मकान बनाए गए हैं, भंडार गृह बनाया गया है और सामूहिक स्नान घर बनाए गए हैं नहाने के लिए। काम करने के लिए ऑफिस बनाए गए हैं, कार्यालय, और जल निकासी की पक्की व्यवस्था बनाई गई है, पक्की नालियाँ बनाई गई हैं। इस प्रकार से इनके प्रमुख स्थल हैं और उनकी ये विशेषताएं आप लिख सकते हैं। और अन्य स्थलों की यदि हम बात करें तो लोथल और धौलावीरा। लोथल और धौलावीरा ये कहाँ पर स्थित हैं, ये स्थित हैं गुजरात में। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हरियाणा में। और रोपड़ कहाँ स्थित है, रोपड़ स्थित है पंजाब में। और कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। ये चीज़ें आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में सही जोड़ी के रूप में पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है, कौन सा स्थान किस शहर में है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं या फिर किसी भी चीज़ की ढलाई वहाँ पर कैसे करा जाता था। तो सबसे पहले हमें एक
मोम की मूर्ति तैयार करना है। ठीक है, जो मूर्ति आप तैयार करना चाहते हैं उसको आप मोम की बना लीजिए। इसके बाद आप मिट्टी से लीपना है आपको। ठीक है, मिट्टी से इसकी लिपाई करना है। उसके बाद इसको सुखाना है। मिट्टी से हमने लिपाई पुताई कर दी, उसके बाद हमने इसको सुखा दिए। अब इसको क्या काम करना है, इसके बीचों बीच में एक हमको छेद बनाना है। ठीक है, छेद बनाना है और इसके बाद फिर हमको इसको गरम करना है। अब जब आप इसको गरम करोगे तो जो मिट्टी का आवरण तो बाहर है, इसके अंदर वाला जो मोम है वो पिघलकर नीचे के छेद से बाहर निकल कर आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, पुनः जिस भी धातु की आपको ढलाई करना है उसको ऊपर वाले छेद से भरना है। ठीक है, ऊपर वाले छेद से आप उसको भरेंगे और धीरे धीरे उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। नीचे का छेद आप उसको पैक कर दीजिए, धीरे धीरे उसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आपको मिट्टी के आवरण को हटा देना है, जो बाहर वाला आवरण इसको हटा देना है और आपको जो है वास्तविक रूप में प्रतिमा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से उस समय कांसे की ढलाई की जाती थी। दोस्तों, कुछ और बातें जिनको हम देख लेते हैं ढलाई से ही संबंधित हैं कि इस समय में किनकी मूर्तियां बनाई गई। तो इस समय में ढलाई के द्वारा पशु और मानव दोनों की आकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। और यदि हम सर्वोत्तम नमूना की बात करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा उदाहरण, तो जो कांसे की नर्तकी है ना, ये इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसके विशेषताओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बात किए थे कि इसमें पशुओं की मूर्ति बनाए गए हैं, तो कौन कौन से पशुओं की मूर्ति हमको देखने को मिलती हैं। इसमें हमको भैंस और बकरी, इनकी मूर्तियां ढलाई के द्वारा बनाई गई हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि लोथल में हमको क्या क्या मिला है, तो लोथल में तांबे का एक कुत्ता मिला है और पक्षी मिली है। ये सब ढलाई की बात हम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा में हमको सांड की प्रतिमा मिली है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है, यहाँ पर हमें तांबे और कांसे की बहुत सारी मानव मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और मृण मूर्तियों के बारे में अब हम बात करते हैं, जिनको टेराकोटा भी कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इनको मिट्टी की मूर्तियाँ कहा जाता है। अब हम बात करें कि ये किन से बनी हैं, तो इनको हमने मिट्टी से बनाया है। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम बात करें इनकी क्वालिटी को लेकर, क्वालिटी कैसी है इनकी, तो जो पत्थर और कांसे की जो मूर्तियां बनी हैं ना, उनसे इनकी क्वालिटी लो ही है, क्योंकि वो ढलाई के द्वारा बनी है। ठीक है, और सबसे यदि उल्लेखनीय यदि हमें बात करें तो किसकी है मिट्टी की मूर्तियों में, तो मातृ देवी की जो मूर्ति है, ये मूर्ति सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग स्थानों की, कहाँ कहाँ से क्या मिला है। तो कालीबंगा और लोथल में हमें नारी की मूर्तियाँ मिली हैं, नारी की मूर्तियाँ हमको मिली हैं। और हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ पर हमें मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। और यदि हम दोनों की तुलना करें तो दोनों अलग अलग हैं। अभी तक तो हमने देखा था केवल स्त्रियों की मूर्ति के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं पुरुषों की मूर्तियों के बारे में। तो अब इनकी एक एक चीज़ को बताया गया है कि उनके बाल कैसे हैं, कुंडलित हैं,
ये एकदम सीधी खड़ी हुई अवस्था में बनाई गई हैं। टांगें थोड़ी कैसी हैं, चौड़ी चौड़ी बनाई गई हैं इनकी टांगें, और जो भुजाएं हैं शरीर के समांतर में इस प्रकार से लटकी हुई हैं। और यदि हम पूछ लें कि ये आखिर अनुमान लगा के आप बताइए कि ये किन की मूर्तियाँ हैं, तो इसमें कहा गया है ये किसी देवता की मूर्तियाँ हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी ही मुद्रा मूर्तियों में कई बार पाई गई हैं। ठीक है, यही चीज़ें बार बार रिपीट की गई हैं पुरुषों की मूर्तियों में, इसलिए इनको जो है किसी देवता की मूर्ति माना गया है। इसे में हम आगे बढ़ते हैं, और मुखौटा लिए हुए भी कुछ हमको मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि एक सींग वाले देवता की मानी जाती है। इसमें और अन्य चीज़ की भी हम बात करें, जैसे कि एक पहिया वाली गाड़ी, ठीक है, पहिए वाली गाड़ी का इसमें मूर्ति मिली है। पशु और पक्षियों की भी हमको मूर्ति मिलती हैं। पासा मिलते हैं मिट्टी के बने हुए, और गिट्टियाँ, और इस प्रकार की डिस्क भी हमें मिट्टी की बनी हुई प्राप्त हुई हैं। अब हम देखने वाले हैं मुद्रा के बारे में कि उस समय में कौन कौन सी मोहरें इस्तेमाल में लाई जाती थी। अंग्रेजी में इसको सील्स भी कहा जाता है। कुछ कुछ शब्द आए हैं इसमें, जैसे कि गोमेद एक प्रकार का रत्न होता है, सेल खड़ी है, सफ़ेद मुलायम पत्थर होता है, और चकमक पत्थर। एक कड़ा पत्थर होता है जिस पर चोट करने से तुरंत आग पकड़ लेती है। ये कुछ शब्द थे जो आप आगे आएंगे, उनके अर्थ हमें देखना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इनकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। जैसे कि इनका निर्माण कैसे किया गया है, तो इनका निर्माण किया गया है सेल खड़ी से। ज़्यादातर जो मोहरें हैं सेल खड़ी से बनाई गई हैं। सेल खड़ी एक सफ़ेद मुलायम पत्थर होता है, सेल खड़ी ज़्यादातर बनाई गई हैं। कुछ गोमेद की भी हैं, चकमक, तांबा और कांसा हो गया, मिट्टी, इनकी भी जो है मोहरें बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, और ज़्यादातर किससे बनी है, सेल खड़ी से बनी है। अब दूसरी बात आपको याद रखना है किस किस प्रकार की आकृतियाँ इन मोहरों पर बनाई गई हैं। तो इसमें एक सींग वाला गेंडा हो गया, बाघ का चित्र आपको मिलेगा, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा और भैंसा इत्यादि की इसमें आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अगला पॉइंट है अभिव्यक्ति को लेकर, कि ये जो मुद्राएं बनाई गई हैं इसमें किस चीज़ की आपको अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो इसमें हमको विभिन्न प्रकार के स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला पॉइंट है आपको देखना है कि आखिर ये बनाई क्यों गई। तो ये बनाई गई थी किसी भी चीज़ के वाणिज्य को लेकर, व्यापार को लेकर, लेन देन को लेकर। दूसरा रीजन था ये अपनी भुजाओं में ऐसे बाजूबंद के रूप में बांधते थे। क्यों बांधते थे, ताकि लोगों की पहचान की जा सके कि ये लोग कौन हैं। अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की मानक मुद्रा की। हड़प्पा की मानक मुद्रा, इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। यदि आकार पूछा जाए तो ये एक प्रकार की वर्गाकार पटिया है, 2x2 की एक वर्गाकार पटिया है। ठीक है, और ये काय से बनी है, तो ज़्यादातर इसको सेल खड़ी से बनाया गया है। हम शुरू में ही देख चुके हैं कि ज़्यादातर मुद्राएं सेल खड़ी की बनाई गई हैं। अब हम बात करते हैं इसमें लिपि की। क्या इसमें कोई लिपि भी खोदी गई है, तो इसका आंसर है सही। प्रत्येक मुद्रा में चित्रात्मक लिपि खोदी गई है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। अब कुछ कुछ यदि अदर मेटल की हम बात करें, अदर मटेरियल की बात करें, तो कुछ एक हाथी दांत की भी मुद्राएं बनाई गई हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मुद्राओं के डिजाइन।
मुद्राओं में हमको क्या क्या डिजाइन देखने को मिल रहा है, तो सांड हमको देखने को मिल रहा है, कुबड़ वाला या फिर बिना कुबड़ वाला, हाथी, बाघ, बकरे, एक है मानव है जो कि दैत्य के आकार में है, इसको भी जो है बनाया गया है। पेड़ भी देखने को मिलते हैं और मानव, इतनी सारी आकृतियां या फिर डिजाइन उसमें बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। इसी से संबंधित अगला जो हमारा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा यदि उल्लेखनीय मुद्रा की हम बात करें तो जिसमें बीच में एक मानव को और उसके चारों तरफ जानवरों को बनाया गया है, यही है सबसे प्रमुख उल्लेखनीय मुद्रा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए ये किसकी हो सकती है, तो ये बैठा हुआ बीच में कौन है, ये पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ की ये मूर्ति हो सकती है, या फिर कोई कोई लोग तो इसे देवी मानते हैं क्योंकि क्लियर नहीं हो पाती है ये किसकी प्रतिमा है या फिर किसका आकृति उकेरी गई है। अब इसके यदि हम बात करें आकार की, तो 1/2 से 2 इंच तक वर्गाकार रूप में है ये इसका साइज है। पोजीशन की यदि हम बात करें तो जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो पालथी मारकर बैठा है, ठीक है। इसके यदि हम राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड तरफ एक हाथी है और एक बाघ है। लेफ्ट हैंड की यदि हम बात करें तो लेफ्ट हैंड तरफ एक गैंडा है, गैंडा का चित्र बनाया गया है और एक भैंसा बनाया गया है। और इसमें एक स्टूल भी है जिस पर वो पालथी मारकर बैठा हुआ है, और स्टूल के जो नीचे है 2 बारहसिंगा के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इसी से संबंधित एक बात और आप याद रख लीजिए, कब बनाई गई होगी, तो लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व में इसका निर्माण माना जा रहा है। ये कहाँ पर मिला है हमको, तो ये मिला हमको मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और यदि उत्कीर्णन की हम बात करें कि इसमें काय का उत्कीर्णन किया गया है, तो इसमें हमने देख लिए पशु और मानव दोनों को इसमें उत्कीर्णित किया गया है। तो जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, जिसकी प्रमुख मुद्रा की हम बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो से जो हमको मिली है, जिसमें ये मानव हो गया और इसके चारों तरफ पशुओं के चित्र हमको मिलते हैं, और यहाँ पर एक प्रकार से ये स्टूल है, ये पालथी मार कर बैठा हुआ है, इसके नीचे 2 बारहसिंगे हैं, बारहसिंगे के चित्र हैं। इसमें चित्र बहुत क्लियर नहीं हो रहे हैं, लेकिन किताब में जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हमको एक हाथी दिख रहा है और ये दिख रहा है हमको बाघ, ठीक है, और ये एक सींग वाला गैंडा दिखाई दिया है हमको, और ये दिखाई दे रहा है हमको भैंसा, जिसके इस प्रकार के 2 सींग दिख रहे हैं ना, ये भैंसा है, ये राइट हैंड पर है। और भी चित्र हैं जिनको आप देख सकते हैं मुद्राओं के या फिर मोहरों के, जैसे कि यहाँ पे दोनों चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मोहरे हैं जिसको इंग्लिश में सील्स कहा जाता है। ये जानवर है और इसी में कुछ लिपि भी खुदी हुई हैं जो हमको समझ में नहीं आती, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं, इसमें ये बताया गया है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं तांबे की जो मुद्राएं बनाई गई हैं वो किस प्रकार की उनकी डिजाइन है, आकार कैसा है, उसमें चित्र कैसे बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ उनका यूज़ किया गया है। आकार की यदि हम बात करें तो ये वर्गाकार या फिर आयताकार बनाई गई हैं। पट्टी की मतलब एक प्रकार की पट्टी है टैबलेट के रूप में। दूसरी विशेषता आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो एक तरफ में तो मानव का चित्र मिलेगा आपको देखने पर, और दूसरी तरफ हमको कोई अभिलेख मिलता है देखने को, ठीक है, या फिर दोनों ही तरफ अभिलेख हो सकता है, दोनों तरफ अभिलेख हो सकता है। और आखिर बात करें कि आखिर बनाई कैसे करके गई हैं, तो इनको हम
छेनी से, मतलब नोकदार छेनी से इनको काट काट कर बनाया गया है। अब तांबे की मुद्राओं का हम यूज़ देख लेते हैं कहाँ पर करते थे। तो तांबे की मुद्राओं का यूज़ ये करते थे, भुजाओं में बाजूबंद की तरह इनका यूज़ किया जाता था। और यदि हम बात करें इनका जो अभिलेख है, अभिलेख जो इसमें खुदा हुआ है, इसमें आखिर किन बातों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें पशुओं से संबंधित बातें इसमें बताई गई हैं। ये सारी विशेषताएं आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं मृदभांड, मतलब इस समय के जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कौन सी विधि से बनाए गए हैं, हाथ से बने हैं या फिर कुम्हार की चाक से बने हैं, कितनी संख्या में बर्तन मिले हैं, रंगीन कम हैं कि ज़्यादा हैं कि सादे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके फिर रंगीन बर्तनों के बारे में, बहुरंगी बर्तनों के बारे में, कुछ में उत्कीर्णन वाले मिलेंगे, कुछ छेद वाले मिलेंगे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली हम बात करते हैं वो है इनके निर्माण की। ज़्यादातर जो है हाथों से नहीं बनाए गए हैं, इनको बनाया गया है कुम्हार की चाक से, इसलिए आपको जो है इनकी आकृति बढ़िया दिखाई देगी। अब हम यदि बात करें संख्या से, ठीक है, तो इसमें हमको रंगीन भी मिले हैं, कुछ सादे भी मिले हैं, ठीक है, और कुछ बहुरंगी भी मिले हैं। तो रंग वाले तो बहुत ही कम हैं, सादे बर्तन ज़्यादा हैं और बहुरंगी बर्तन भी कम मात्रा में बनाए गए हैं। अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सादे बर्तनों की। तो सादे बर्तन जो बनाए गए वो लाल चिकनी मिट्टी से बनाए गए हैं। ठीक है, ये लाल चिकनी की मिट्टी के बनाए गए हैं। और क्या इसमें कोई लेप चढ़ाया गया है? तो बिल्कुल, इसमें लाल स्लेटी लेप जो है चढ़ाया गया है। अब हम बात करते हैं काले रंगीन बर्तन की। तो इनमें भी जो है लाल कलर की लेप लगाई गई है। ठीक है, दूसरी विशेषता यदि हम इनकी डिजाइन की बात करें तो इनमें इस प्रकार से ज्यामितीय आकृतियां हमको मिलेंगी, चमकीले काले रंग की। ये काले रंग की चमकीली ज्यामितीय आकृतियां हैं और लेप पूरा आपको मिलेगा लाल कलर का। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए बहुरंगी बर्तन। बहुरंगी बर्तन, अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? मतलब ज़्यादातर बहुरंगी हमें कौन देखने को मिलेंगे? जो छोटे छोटे जो कलश हैं, छोटे छोटे जो कलश बनाए गए हैं वो बहुरंगी बनाए गए हैं। और यदि हम इनके डिजाइन की बात करें तो इसमें लाल, काले, हरे, कभी कभी सफ़ेद और येलो रंग में भी ज्यामितीय आकृतियां इनमें बनाई गई हैं। इस प्रकार की जो ज्यामितीय आकृतियां हैं इतने सारे कलर में बनाई गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्कीर्णन की। उनमें कुछ उत्कीर्णन भी किया गया है। तो ऐसे बर्तनों की संख्या बहुत कम है। और यदि हम उत्कीर्णन की बात करें तो इनकी पेंदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उत्कीर्णन। और जो बलि स्तंभ होते थे, इस प्रकार से जो बलि स्तंभ होते थे, इनकी तस्तरी है, मतलब जो ऊपर ये जो तस्तरी है यहाँ पर भी उत्कीर्णन किया जाता था। अब अगला आ जाता है हमारा छिद्रित पात्र। कुछ छिद्रित मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, यदि कोई बर्तन है उसकी तली पर हमेशा बड़े बड़े छेद मिलेंगे हमें, और छोटे छेद हमको कहाँ मिलते हैं? इसकी दीवारों पर मिलते हैं। इसकी दीवारों पर हमेशा छोटे छेद मिलेंगे देखने को। इनका यूज़ कहाँ किया जाता था? तो इनका उपयोग हम करते थे पेय पदार्थों को छानने में, ये आपको याद रखना है। अब सबसे लास्ट में आ जाता है जो घरों में यूज़ होते थे उन बर्तनों के बारे में। इनमें यदि हम मोड़ की बात करें तो बहुत ही सुंदर मोड़ वाले हमको बर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ एक अपवाद भी हैं इसमें, जैसे कि सीधे सीधे भी बर्तन हमको देखने को मिलेंगे और कुछ एंगल वाले बर्तन भी हमको देखने को मिलते हैं।
अब हम बात करें यदि छोटे छोटे जो पात्र हैं, छोटे छोटे जो पात्र बनाए गए हैं, तो आधे इंच से भी कम इनकी हाइट है। ठीक है, आधे इंच से भी इनकी कम हाइट है, लेकिन इनकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा है। छोटे हैं लेकिन सुंदर हैं। इस प्रकार से अब दोस्तों चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये छिद्रित वाले मृद भांड है। इनकी जो दीवार है, यहाँ पर जो छेद दिख रहे हैं आपको, ये छोटे हैं, लेकिन इनकी जो पेंदी है यहाँ पर बड़े बड़े छेद बनाए गए हैं। और इनका यूज़ हम कहाँ करते थे? पेय पदार्थों को छानने में हम इनका इस्तेमाल करते थे। अब जैसे ये कलश के रूप में एक हम आपको देख रहे हैं, एक चित्र ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से इसमें सादे और रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाए गए। और इसमें आप ज्यामितीय आकृतियाँ देख रहे हैं ना, ये ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं। और भी है, जैसे कि इसमें भी ज्यामितीय आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग बैकग्राउंड में बनाई गई हैं, रेड बैकग्राउंड में बनाई गई हैं कुछ कुछ। अगली जो चीज़ हम देखने वाले हैं वह, जैसे कि आप चित्र में ही देख रहे हैं, ये ज्वेलरी बनी हुई है। इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उस समय किस किस प्रकार के आभूषण हमको प्राप्त हुए, कौन से मटेरियल से ये बनाए गए, स्त्रियां किन्हें पहनती थीं, पुरुष किन्हें ज़्यादा पहनते थे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह में ये हमको मिले हैं। ठीक है, इन सारी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, आभूषण से संबंधित सारी विशेषताएं हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप मटेरियल पता कर लीजिए कि किन किन मटेरियल से बनाए गए हैं। तो बहुमूल्य धातुओं से, रत्नों से और हड्डियों के भी जो है आभूषण बनाए गए हैं, और मिट्टी के भी आभूषण आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहनने को लेकर कि कौन कौन लोग इन्हें पहनते थे। तो स्त्री और पुरुष दोनों क्या क्या पहना करते थे? गले का हार पहन सकते हैं दोनों लोग, फीता पहनते थे, जैसे कि हमने मूर्ति में देखे थे, एक पत्थर की जो आवक्ष वाली प्रतिमा थी। बाजूबंद भी स्त्री और पुरुष दोनों पहन सकते हैं, और अंगूठियां भी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर पहनते थे। अब केवल स्त्री की बात करें हम कि केवल स्त्रियां क्या पहनती थी, तो स्त्रियां पहनती थी करधनियाँ। ठीक है, कर्णफूल पहनती थी, मतलब बुंदे, और फिर पैरों के कड़े, जिसको पैंजनियाँ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आभूषण अलग अलग स्त्री और पुरुषों के द्वारा पहने जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी जगह में हमको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। तो यहाँ पर हमको हार मिले हैं। काय से बने हैं ये बने हैं सोने के और नगों के बने हैं ये। दूसरी चीज़, कड़े और मनके हमको मिले। ठीक है, कड़े काहे के हैं? कड़े हैं कापर के, और हमको मनके मिले हैं। इसके बाद हमको कुंडल मिले हैं। कुंडल काहे के हैं? ये सोने के कुंडल हैं। इसके बाद बुंदे, जिसको झुमके भी कहते हैं, और शीर्ष आभूषण जो कि ऊपर पहनते थे, और लटकने, बटने, ये सारी चीज़ें भी हमको मिली हैं। इसके बाद यदि हम मनके देखें तो सेलघड़ी के मनके भी हमको मिले हैं, और बहुमूल्य रत्नों की भी हमको प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। ये तो हमने देख ली कि मोहनजोदड़ो में हमको क्या क्या मिला है। इसके बाद हमें देखना है कि हरियाणा में किन किन आभूषणों की हमको प्राप्ति हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप याद रखना, ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा का जो फरमाना एरिया है, ठीक है, फरमाना में एक कब्रिस्तान मिला जहाँ पर शवों के साथ में आभूषणों को रखा गया था, दफनाया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अब यदि हमें
हमसे पूछा जाए कि इनका निर्माण कहाँ पर किया जाता था, आभूषणों का निर्माण कहाँ पर किया जाता था, तो दो प्रमुख जगह हैं, चन्हू-जोदड़ो और लोथल। दो स्थानों पर इनका निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनकों की। मनके कहाँ कहाँ पर बनाए जाते थे, और इसमें एक बात ये बताई गई है कि सबसे ज़्यादा जो है मनकों का काम विकसित अवस्था में था। अब हम मनके के बारे में बात कर रहे हैं ना, मनके काहे काहे के बनाए गए हैं। कार्नेलियन, जमुनिया हो गया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द मणि, कांसा, सोना, शंख, सीपी और पकी मिट्टी, इस सारी चीज़ों से मनके बनाए जाते थे। अब इनकी आकृतियाँ भी देख लीजिए कि मनके हमको किस किस रूप में मिले हैं। तो ये हमें मिले हैं तस्तरी नुमा आकृति में, बेलनाकार आकृति में, कुछ हमें गोल भी मिलेंगे। ठीक है, कुछ ढोलक जैसे हमको मिलेंगे इस प्रकार से, कुछ खंडों में विभाजित थे, कुछ दो या दो अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाए गए थे इस प्रकार से, और किसी किसी में तो लेप भी हमको मिलेगी कि आवरण चढ़ा दिया गया, सोने का आवरण चढ़ा दिया गया, और कुछ काट कर या फिर रंग कर बनाए गए हमको तरह तरह के नमूने इसमें खुदे हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ से भी हमको अत्यधिक तकनीकी कुशलता की विशेषता की झलक दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं तकुए और तकुआ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय बुनाई करना सीख गए थे, और जो हमें एक जो प्रतिमा मिली आवक्ष प्रतिमा दाढ़ी वाले व्यक्ति की, उसमें भी वो व्यक्ति एक साल ओढ़े हुए हैं। तो जब साल का उन्होंने इस्तेमाल किया है तो साल को बनाना भी वो उस समय जानते थे। तकुए और तकुआ के बारे में हम जानेंगे कि इनका यूज़ कहाँ करते थे, किन किन चीज़ों से ये बनाए जाते थे, कपड़े वहाँ के लोग किस किस प्रकार के पहनते थे, पुरुष क्या पहनते थे, स्त्री क्या पहनती थी, और जो साल है, साल ओढ़े हुए जो हमने पुरुष की मूर्ति देखे हैं ना, उसमें साल को किस प्रकार से उसने ओढ़ा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसी प्रकार से अन्य लोग भी साल को ओढ़ने का काम करते थे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके यूज़ को लेकर के। तो तकुए और तकुआ, जिसको इंग्लिश में स्पिंडल और स्पिंडर वुल्स, तकुआ मतलब होता है चक्रिया, इनका उपयोग हम करते थे कपास और ऊन की बुनाई के लिए, इनका इस्तेमाल किया जाता था। और बुनाई से संबंधित आपको ये बात याद रखना है कि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल गरीब लोग ही बुनाई का काम कर रहे हैं, गरीब और अमीर दोनों ही इसकी बुनाई का काम करते थे, ये आपको याद रखना। अब यदि हम इसके मटेरियल की बात करें कि किन चीज़ों से तकुए बनाई जाती थी, तकुए की चक्रियाँ बनाई जाती थी, तो इनकी जो चक्रियाँ हैं वो मिट्टी और सीप दोनों की बनाई जाती थी, मिट्टी और सीपी दोनों की बनाई जाती थी। अब हम बात कर रहे हैं कपड़ों की। अब हमने कपड़े तैयार कर लिए, अब बात कर रहे हैं कपड़ों की। तो यहाँ के जो पुरुष थे और जो स्त्रियाँ थीं, ठीक है, ये दोनों ही नीचे धोती पहनते थे और ऊपर शाल को ओढ़ते थे। इस प्रकार से इनके वस्त्र रहते थे। अब रही बात शाल ओढ़ने की, तो शाल ओढ़ने के लिए हम पहले ही देख चुके हैं कि जो आवक्ष वाली जो प्रतिमा है व्यक्ति की, उसका ये वाला लेफ्ट हो गया कंधा और ये हो गया राइट वाला, तो उसने शाल को इसके ऊपर से इस प्रकार से ओढ़े हुए है और इसके जो राइट वाला जो कंधा है उसके नीचे से इसको लेके गया है। तो ये शाल ओढ़ने का तरीका उस मूर्ति से हम निकाल लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साज श्रृंगार और फैशन में भी बहुत आगे थे। यदि हम केश सज्जा की बात करें
बालों की सजावट की यदि हम बात करें तो केश सज्जा की भी कई प्रकार की शैलियाँ थी। अलग अलग शैली में केश सज्जा की जाती थी, जैसे कि बालों का जूड़ा बांध लेना या फिर बालों में फीता बांध लेना। इस प्रकार कई प्रकार के हमको वहाँ पर शैली देखने को मिलती हैं। अब हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष जैसे कि आवक्ष वाली जो प्रतिभा हमको मिली है उसमें दाढ़ी और मूछ व्यक्ति ने रखा है। दाढ़ी मूछ वहाँ के पुरुष जो है रखा करते थे। इसके बाद यदि हम स्त्रियों की बात करें, स्त्रियां किस प्रकार का फैशन करती थी, तो स्त्रियां माथे में सिंदूर लगाती थी, आँखों में काजल लगाने का काम करती थीं और होठों में लाली लगाती थीं, और चेहरे पर यदि पूरे फेस पर हम बात करें तो उसमें पूरे फेस में लेप लगाने का काम करती थी। मतलब सिंदूर, आँखों में काजल, होठों में लाली और पूरे चेहरे पर एक प्रकार से लेप लगाती थी। इस प्रकार से इस समय भी जो है साज श्रृंगार और फैशन का काम चलता था। तो आप बताइए, आज का समय और उस पुराने समय में कोई ज़्यादा खास अंतर तो है नहीं। उतने समय पहले के लोग ये सब चीज़ें करने लगे थे जो हम आज भी कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, उस समय जो कलाकार थे और जो शिल्पकार थे उनकी कला और शिल्प से संबंधित कुछ विशेषताएं हमको देखना है। इससे पहले आप उनके घरों की बात करते हैं हम कि उनके घर जो है किस चीज़ के बनाए जाते थे। तो इनके जो घर हैं उस टाइम में पत्थरों के बनाए जाते थे। अब हम इस समय की कला और शिल्प की कुछ विशेषताएं देख रहे हैं। जैसे कि पहले नंबर में हम देख रहे हैं अत्यधिक पारंगतता। ठीक है, कला और शिल्प में ये जो शिल्पकार हैं पूरी तरह से पारंगत थे, कोई कमी हमको देखने को नहीं मिलती थी। धातु की ढलाई का काम चालू हो गया था। कांसे की एक प्रकार की जो नर्तकी है वो इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि उस समय धातु की ढलाई प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद पत्थरों में हमको नक्काशी भी देखने को मिलती है, अलग अलग डिजाइन या फिर पत्थरों पर नक्काशी करके ही मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके बाद जो है मिट्टी के हमको बर्तन देखने को मिलेंगे, और मिट्टी के बर्तनों को बनाकर उन्होंने रंगने का भी काम किया था ताकि सुंदर दिख सके। इसके बाद हमें कई प्रकार के जानवर, पौधे, पक्षी, इनके साधारण रूप से लेकर पकी हुई मिट्टी की हमको मूर्तियां तक देखने को मिलती हैं। अब हम देख लेते दोस्तों कांसे की जो हमको नर्तकी प्राप्त हुई है उसके बारे में। तो कांसे की जो नर्तकी हमको मिली है इसका मटेरियल काय से बना है, ये कांसे से बनी हुई है। और इसकी यदि हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 4 इंच की। इसका यदि हम कलर देखें तो ये कलर आपको दिख रहा है सांवला रंग है, इसका सांवले रंग की स्त्री है ये। कपड़े की बात करें तो हम देख रहे हैं इसमें कोई कपड़े नहीं है, निर्वस्त्र इसको दिखाया गया है। और यदि हम इसके बालों की बात करें तो बालों को इस प्रकार से जूड़ा बनाकर बांध दिया गया है, यही इसकी केश सज्जा है। इसके बाल बहुत लंबे हैं इसलिए इसने क्या की है, पीछे की तरफ एक जूड़े के रूप में गुथ ली है। अब ये इसकी लेफ्ट वाली भुजा है, तो लेफ्ट में इसने पूरी ये चूड़ियाँ पहन के रखी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका जो हाथ है ये मतलब घुटने के कुछ ऊपर में है। और यदि हम इसकी मुद्रा की बात करें तो ये नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई है, आपको ध्यान में रखना है किस मुद्रा में हमको मिली है। अब हम इसके राइट वाले हैंड की बात करते हैं तो ये आप देख रहे हैं ये बाजूबंद है इसके भुजा पर, और ये कड़ा पहने हुए हैं। अब गले में
इसने एक प्रकार का हार पहनी है जो कि कौड़ियों से बना है। और रही बात इसकी आँखों की और मुंह की, तो इसकी जो आँख और मुंह है दोनों ही, आँख बड़ी बड़ी है और नाक चपटी है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस चीज़ की अभिव्यक्ति कर रही है, तो ये भावों और शारीरिक ऊर्जा से, भावों की अभिव्यक्ति करती है और पूरी तरह से शारीरिक ऊर्जा से ये भरी हुई है। अब अगला चित्र हम देख रहे हैं, एक प्रकार ये सांड है जिसको वृषभ भी कहा जाता है। ये भी काय से बना है, तो इसका मटेरियल भी जो है कांसा का है, ये भी कांसे से बनाया गया है। और यदि इसकी हम मुद्रा की बात करें तो ये आक्रामक रूप से, मतलब गुस्से वाले स्वभाव में है और अपने सिर को किस तरफ घुमा लिया है इसने, राइट हैंड की तरफ इसने घुमाया हुआ है। और यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन इसके गले में एक मोटा रस्सा बंधा हुआ है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो इस वृषभ से रिलेटेड हमको याद रखना है। अगला चित्र आपके सामने है पुरुष धड़ का। ठीक है, ऊपर इसका सिर नहीं है, ये केवल धड़ बस दिखाया गया है। पेट आप देख रहे हैं इसका एकदम निकला हुआ है, पेटू है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे गड्ढे क्यों बने हुए, ताकि यहाँ पर हाथों को या भुजाओं को, बाहों को जोड़ा जा सके। ऐसे ही सिर में भी एक गड्ढा बना हुआ है यहाँ पर गर्दन के लिए, गर्दन में सिर को जोड़ने के लिए। और यदि हम इसकी कंधे की बात करें तो बहुत ही पके हुए हैं ये। और इसका मटेरियल आपको याद रखना है, ये लाल लाल दिखना है, तो ये लाल बलुआ पत्थर का बना है, लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया है। इसके बाद हमको देखना है चित्रित मृदभांड। अब हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ज़्यादातर जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हाथ से नहीं बनाए गए हैं, कुम्हार की चाक से बनाए गए हैं। बनाने के बाद ये क्या करते हैं, उस चिकनी मिट्टी को आग में पकाते हैं। यदि इसके रंग की हम बात करें तो रंग काला है। चित्रित मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं उनका रंग काला है। और अब हम देखते हैं इसमें चित्र काहे काहे के बने हुए हैं जो मृदभांड हमको प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हमको वनस्पति और ज्यामितीय आकृतियाँ, ठीक है, वनस्पति और ज्यामितीय आकृतियाँ दोनों प्रकार के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। और इसकी प्रवृत्ति की हम बात करें तो इसमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई गई है। मतलब इन पर जो आकृतियाँ बनाई गई हैं उनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति है। मतलब कि जनरल आइडिया को दर्शाया गया है, नॉट बेस्ड ऑन एनी पार्टिकुलर रियल पर्सन, थिंग और सिचुएशन। इसको इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं और हिंदी मतलब होता है इसका अमूर्तीकरण। मतलब कि आकृतियों का हमें जनरल आइडिया मिलता है, ये पार्टिकुलर किसी से रिलेटेड नहीं रखती हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं मातृका का है, जिसको मदर गॉडेस भी कहा जाता है या फिर मातृ देवी भी कहा जाता है। यदि इसकी अवस्था की हम बात करें तो ये खड़ी अवस्था में मूर्ति हमको मिली है। और ये देख रहे हैं आप, इसने हार पहने हुए हैं। कहाँ पर? छाती पर ये हार पहने हुए हैं। अधोवस्त्र, मतलब यदि हम इसके नीचे के वस्त्रों की बात करें तो कमर के चारों ओर इन्होंने करधनी पहनी हुई है, करधनी बनी हुई है, करधनी पहनी हुई है। अब इसके हम सिर की बात कर रहे हैं तो सिर में एक प्रकार से ये पंखे जैसी आकृति आप देख रहे हैं ना, पंखे का आवरण है और दोनों तरफ एक प्रकार से प्याले नुमा उसमें उभार है। अब हम इसकी आँखों को यदि देखें तो आँख आपको दिख रही है ना, गोल गोल बनाई गई हैं इसकी आँखें। और नाक कैसी है?
नाक बिल्कुल चोंच जैसी और भद्दी है, बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिख रही है। और मुंह, मुंह तो बिल्कुल इसका ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा बीच से चीर दिए हैं, चीर कर बनाया गया हो जैसे।